हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 5 का लिविंग साइंस से चैप्टर नंबर 1, प्लांट्स इंक्रीजिंग द नंबर्स। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोमा कम्स होम फ्रॉम स्कूल एट 3 PM। अब जो सोमा है वो स्कूल से आती है 3 बजे। शी हैज़ लंच विच कंसिस्ट ऑफ रोटी एंड वेजिटेबल्स। अब वो स्कूल से आती है और खाना खाती है। खाने में दोपहर के लंच में उसको खाने के लिए मिलती है रोटी और वेजिटेबल। नाउ इट इज़ 8 PM। अब 8 बज जाते हैं रात के एंड शी इज़ हैविंग डिनर विद हर फैमिली। अब वो अपने परिवार के साथ डिनर करती है, यानी कि रात का खाना खाती है। टॉक टू योर पार्टनर एंड राइट द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 6 फूड आइटम्स विच यू सी इन द पिक्चर। अब आपको पिक्चर दिखाई जाएगी एक, और यहाँ पे ये देखो पिक्चर है, ठीक है। अब इसमें से अपने पार्टनर के साथ आपको 6 फूड आइटम्स जो हैं वो चुन के एक लिस्ट बना के लिखनी होगी कि इस पिक्चर में क्या क्या है। बेसिकली तुम्हें दिखाएंगे कि फूड में वैरायटी होनी चाहिए, इसलिए वो पिक्चर में तुमको लिखने के लिए बोल रहा है कि हम एक जैसा फूड नहीं खा सकते। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर। हमारी जो ज़िंदगी है बच्चों, वो नेचर यानी प्रकृति पर डिपेंड करती है। प्लांट्स आर मेजर पार्ट ऑफ नेचर। और प्लांट्स जो हैं वो नेचर का बहुत मेजर पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट्स जो होते हैं उनसे हमें खाना मिलता है। सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कम फ्रॉम प्लांट्स। तो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सभी तो प्लांट्स से आते हैं। शुगर एंड ऑयल टू आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो जो शुगर है हमारी, जो ऑयल हैं, वो भी प्लांट्स से आते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद वुड, फाइबर, रबर, गम, टी एंड कॉफ़ी। प्लांट्स हमें लकड़ी देते हैं, हमें फाइबर देते हैं, हमें रबर देते हैं, हमें गम देते हैं जिससे गोंद बनती है ना, जिससे हम चिपकाते हैं वो। टी देते हैं, कॉफ़ी देते हैं। प्लांट्स सप्लाई अस विद लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। प्लांट्स जो हैं वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस सॉइल एरोजन। अगर प्लांट्स ना लगे तो सारी मिट्टी उड़ जाएगी। प्लांट्स की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, उसको उड़ने नहीं देती। इसी को कहते हैं सॉइल एरोजन, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स। अगर आप जिंदगी सोचो अर्थ के ऊपर बिना प्लांट्स के, तो पॉसिबल ही नहीं है, हम जिंदा ही नहीं रह सकते। सबसे बेसिक चीज़ ही देख लेते हैं, ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को उगाना चाहिए। सिंस वी डिपेंड ऑन दैम, क्योंकि भाई हम तो पूरा प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। मोर प्लांट्स वुड मीन अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स टू मीट अवर नीड्स। जितना ज़्यादा आप प्लांट्स लगाएंगे आपको, आपके लिए उतना ही ज़्यादा प्लांट्स की चीज़ें मिलती जाएंगी, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें। सीरियल्स की बात करें तो क्या होते हैं? ग्रेन्स यूज्ड फॉर फूड सच एज व्हीट है, ओट्स है, कॉर्न यानी मक्का है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? ये सीरियल्स की कैटेगरी में आते हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड। एक नया पौधा किस चीज़ से बनता है? वो बनता है बीज से। वाई डज अ प्लांट प्रोड्यूस सो मेनी सीड्स? अब एक ही प्लांट बहुत सारे सीड्स को क्यों ग्रो करता है? मतलब प्रकृति ने ऐसा क्यों किया कि एक प्लांट पे बहुत सारे सीड्स हों? सो दे डू सो बिकॉज मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी न्यू प्लांट्स हैं वो तो सीड्स से ही उगते हैं, वो तो बीज से ही उगते हैं। येट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। बट ये भी है कि सारे के सारे बीज जो हैं वो नया प्लांट नहीं बन पाते हैं। कुछ बीज तो डिस्ट्रॉय ही हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं। सम सीड्स आर नॉट फुल्ली ग्रोन व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट। तो कुछ सीड्स जो होते हैं वो फुली ग्रोन नहीं होते जब वो सेपरेट यानी अलग होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। पेरेंट प्लांट क्या हुआ? मेन प्लांट। मान लो ये एक प्लांट है और इसके ऊपर एक आम उगा है। आम के अंदर से जो बीज निकलेगा, उस बीज के लिए ये पेड़ जो है वो उसका पेरेंट प्लांट होता है, ठीक है। सम सीड आर डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। कई बीज तो बहुत तेज़ हवा के कारण ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हैवी रेन्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और आर ईटन बाय इंसेक्ट्स और बर्ड। कुछ बीजों को तो कोई इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े खा लेते हैं या फिर बर्ड्स भी खा सकती हैं। सम डू नॉट गेट द राइट सॉइल और इनफ एयर एंड वाटर। कुछ जो सीड्स होते हैं उनको अच्छे से अच्छी मात्रा में हम कह सकते हैं सॉइल नहीं मिलती, उनको इनफ एयर नहीं मिलती ग्रो होने के लिए, या फिर इनफ वाटर नहीं मिलता, और इसकी वजह से वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और ग्रो नहीं कर पाता। सच सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो इस तरह के बीज जो हैं वो नया प्लांट नहीं बन पाते। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारे सीड्स जो हैं वो प्लांट क्यों नहीं बन पाते? आप बता सकते हो क्योंकि उनको इनफ एयर नहीं मिलती, उनको इनफ वाटर नहीं मिलता, या फिर राइट सॉइल नहीं मिलती,
या फिर इंसेक्ट्स खा जाते हैं, तो बहुत सारे रीजंस इसके हो सकते हैं। सीड्स दैट सर्वाइव एंड गेट फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। कौन से सीड्स हैं जो नया प्लांट बन पाते हैं? तो ऐसे सीड्स जो हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए, यानी कि उनको सही मात्रा में वाटर मिल जाए, सही मात्रा में उनको सॉइल मिल जाए, है ना, पूरा वार्मथ वगैरह उनको सही से मिल जाए, तो फिर वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू सी द पार्ट्स ऑफ अ सीड। तो अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हम सीड के कुछ पार्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आप क्या करना है, अ सी एंड इट्स पार्ट, सीड और उसके कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1, सोक सम ग्राम सीड, चने के कुछ दाने लीजिए, यानी बीज लीजिए, या चना जिसे हम बोलते हैं, काला चना लीजिए, आप उसको भिगोइए इन वाटर फॉर फ्यू डेज़ के लिए। टेक वन ऑफ दीज सीड्स, आप उनमें से एक सीड ले लीजिए। यू विल नोटिस दैट इट हैज़ एन आउटर कवरिंग, आप देखेंगे भीगने के बाद उसको पकड़ के थोड़ा मसलिए, उसके बाहर से एक कवर निकलेगा, उसका एक आउटर कवरिंग होता है, विच हैज़ स्वेल्ड। अब सीड जो है पानी में डला डला थोड़ा मोटू हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर उसने वाटर एब्जॉर्ब करा होता है, बिकॉज द सीड वॉज इन वाटर, इसलिए वो थोड़ा स्वेल कर जाता है। द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। जैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर कपड़े पहनते हो, ऐसे ही चने ने अपनी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग लगा रखी है, तो सीड के ऊपर थी सीड कवरिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे पढ़ो, रिमूव द सीड कोट, अब आप सीड कोट को हटाइए। यू विल सी 2 सीड लीव्स, आप उसके अंदर से 2 कैटलिडन्स या फिर सीड लीव्स जिसे हम बोल सकते हैं वो आप देख पाएंगे। सेपरेट दैम, आप उनको भी अलग करिए। एंड यू विल फाइंड अ बेबी प्लांट इनसाइड, आप देखेंगे वहाँ छोटू सा एक बेबी प्लांट उग रहा है। दिस बेबी प्लांट हैज़ टाइनी रूट्स, छोटी छोटी उसकी शूट होती है, यानी कि ऊपर की तरफ निकल रहा होता है उसके अंदर से कुछ, है ना, और नीचे टाइनी रूट्स होती हैं जो नीचे की तरफ जा रही होती हैं। फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द सीड लीव्स। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बेबी प्लांट जो होता है वो खाना कहाँ से खाता है? तो सीड लीव्स में उसके लिए खाना स्टोर रहता है, सीड लीव्स खाना बना लेती हैं, तो वही वाला खाना वो खाता है। एज लॉन्ग एज द बेबी प्लांट डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स, जब तक बेबी प्लांट के अंदर ग्रीन लीव्स नहीं आती, इट डिपेंड्स ऑन द फूड जो कि स्टोर होता है इन द सीड, वो उसी सीड पे, मतलब सीड के अंदर जो खाना स्टोर है ना, वो वही खाने पे जीवित रहता है। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्राम हो गया, पीज हो गया एंड बीन्स हो गया हैव 2 सीड लीव्स एंड आर कॉल्ड डाइकॉट सीड्स। आपने देखा होगा चना, उसके एक चने में 2 एग्जैक्टली सेम टुकड़े हो जाते हैं। या हम देखते हैं पी, मटर, मटर को हल्का सा थोड़ा सा दबाइए, उसके एग्जैक्टली 2 पीस बन जाते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं जो कि, तो उनको हम बोलते हैं डाइकॉट सीड्स, राइट। नेक्स्ट बात पे आते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट, मेज एंड राइस हैव 1 सीड। अब सीड जैसे कि गेहूं का बीज हो गया, या मेज़ मक्का हो गई, राइस हो गया, इनमें 1 सीड लीफ होता है और इसको हम बोलते हैं मोनोकॉट सीड्स। सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक डेवलपमेंट सीड का सीडलिंग में, यानी छोटा सा पौधा सा बन जाए, उसी को हम कहते हैं कि सीड जो है वो जर्मिनेट हो गया है। Let us do an activity to find out the conditions necessary for the germination of a seed. अब हम एक काम करते हैं, एक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं जिसमें हमें बताया कि भाई कौन सी कंडीशंस ज़रूरी हैं एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए। आप फ्रीजर में रख दीजिए, वो जर्मिनेट नहीं होगा। आप आग में जलाइए, वो जर्मिनेट नहीं होगा। आप उबाल दीजिए, वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो फिर कैसे वो जर्मिनेट होगा? टेक 4 प्लेट्स एंड नंबर दैम 1 2 3 4। आपको 4 प्लेट लेनी है और चारों प्लेट के ऊपर नंबर लिखना है, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4। टेक सम ड्राई ग्राम सीड्स। आप कुछ सूखे, मतलब बिना भिगोए हुए, अभी आपको चने के दाने लेने हैं। पुट सम सीड्स इन प्लेट 1। आप उसमें से कुछ जो दाने हैं वो प्लेट 1 में डालिए एंड कीप द प्लेट ऑन द विंडो स्टिल। खिड़की के पास रखिए, वेयर इट कैन गेट एयर एंड सनलाइट, जहाँ पर उसको हवा मिल जाए, जहाँ पर उसको धूप मिल जाए। पुट सम सीड्स इन प्लेट 2। आप कुछ सीड को आपको प्लेट 2 में रखना है और कीप द प्लेट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। पानी में भिगो दीजिए, बीकर में, ठीक है। नाउ कीप द बीकर ऑन द विंडो स्टिल। अब बीकर को ही खिड़की के पास रखिए। पुट सम सीड सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन। आप कुछ बीज लीजिए, आप भीगी हुई कॉटन के अंदर रखिए, उसे प्लेट 3 में रखिए। कीप द प्लेट इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर। उसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए और पुट सम सीड सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट 4 एंड कीप द प्लेट ऑन विंडो स्टिल। और प्लेट 4 वाले मॉइस्ट कॉटन में रखिए और उसको विंडो के पास रख दीजिए। कीप द कॉटन ऑफ प्लेट 4 मॉइस्ट ऑल द टाइम। और हर वक्त उसको भिगोते रहिए। तो जो प्लेट 4 वाला है ना, वही केवल जर्मिनेट हो पाएगा, बाकी तो कोई जर्मिनेट नहीं होगा। ड्राई सीड्स तो बिल्कुल जर्मिनेट नहीं होंगे, पानी वाले सीड भी भीगे भीगे रहेंगे तो जर्मिनेट नहीं हो सकते।
रेफ्रिजरेटर में तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है, क्योंकि उनको वार्मथ भी चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है। जो सोक्ड सीड कॉटन वाले हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। नाउ फिल इन द टेबल कंडीशंस द सीड्स गॉट। अब एयर, वार्मथ, सनलाइट मिली या नहीं मिली, ये एक्टिविटी है, ये खुद करना। आगे बढ़ते हैं। यू विल नोटिस दैट ओनली द सीड्स इन प्लेट 4 हैव जर्मिनेटेड। आप नोटिस करोगे कि केवल जो प्लेट 4 वाले हैं सीड्स वही जर्मिनेट हुए। दिस शोज, ये शो करता है दैट एयर, मॉइस्चर एंड वार्मथ यानी कि सनलाइट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। तो ये ज़रूरी कंडीशंस हैं जर्मिनेशन के लिए। दिस इज़ बिकॉज अ जर्मिनेटिंग सीड्स नीड एयर एंड ब्रीथ। अब भैया एयर टू ब्रीथ, जो जर्मिनेटिंग सीड होता है ना, उसको हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। वाटर ऑल्सो मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट, पानी की वजह से, क्योंकि हमने कॉटन भिगोई रखी है तो उसका जो सीड कोट है वो सॉफ्ट हो जाता है। दिस हेल्प्स द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड ओपन। इसकी वजह से बेबी प्लांट को ब्रेक करके बाहर निकलने में, कम आउट करने में मदद मिलती है। वार्मथ इज नीडेड फॉर द सेल ऑफ द सीड टू बिकम एक्टिव। वार्मथ बहुत ज़रूरी है उसके सेल को एक्टिव बनाने के लिए। स्टेजेस इन जर्मिनेशन की बात करें, सोक सम ग्राम सीड्स इन वाटर। आप चने के कुछ दानों को लीजिए और उनको पानी में भिगोइए। यू विल नोटिस दैट अ सोक्ड सीड इज स्वेलन। आप देखेंगे कि जो भीगे हुए सीड के दाने थे वो फूल गए हैं, बिकॉज इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड वाटर। वो इसलिए फूल गए हैं क्योंकि उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया। इट्स कोट हैज़ ऑल्सो बिकम सॉफ्ट। उसका जो बाहर का कवर है वो बहुत सॉफ्ट हो गया है। नाउ पुट दिस सोक्ड सीड ऑन अ पीस ऑफ वेट क्लोथ। आप इन भीगे हुए सीड्स को निकालिए और एक गीले कपड़े पे रखिए। टाइट ओवर द माउथ ऑफ अ जार, और जार को ऊपर ऐसे कस के बंद कर दीजिए, मतलब एक तरीके से। स्टेजेस इन जर्मिनेशन नेक्स्ट देखते हैं। टाइनी रूट्स विल कम आउट ऑफ द सॉफ्ट मॉइस्ट सीड कोट। अब आप देखोगे उसके अंदर से छोटी छोटी रूट्स निकल आई। लेटर शूट्स टू विल कम। उसके बाद देखोगे कि जो शूट है वो भी निकल आई। नेक्स्ट देखते हैं। द रूट ग्रोज डाउनवर्ड्स। जो जड़ें होती हैं वो नीचे की तरफ जो है वो बढ़ने लगती हैं, और टुवर्ड्स ग्रेविटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड शूट ग्रो होती है अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सनलाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। दिस सीडलिंग ग्रोज एंड बिकम्स अ प्लांट। ये सीडलिंग धीरे धीरे ग्रो करती है और प्लांट बन जाती है। डिस्पर्सल ऑफ सीड यानी कि एक सीड का दूसरी जगह चले जाना, उड़ के, बह के, कैसे भी जा सकते हैं। प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं ग्राउंड में और वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। इफ़ ऑल बेबी प्लांट्स ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट, नॉट ऑल वुड सर्वाइव। तो भैया सारे के सारे मर जाएंगे। क्या होगा अगर पेरेंट प्लांट के पास ही सारे के सारे सीड गिर जाएं, सारे के सारे पेड़ वहीं उग जाएं, तो फिर तो एक को भी प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी, सॉइल नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और सारे ही मर जाएंगे। दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। हैंस दे ऑल सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देयर आर सम एजेंट्स इन नेचर टू स्कैटर दीज सीड्स। अब कुछ एजेंट्स हैं नेचर में जो इन बीजों को फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। दीज एजेंट्स कैरी द सीड्स और फ्रूट्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो ये जो एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, सीड्स और फ्रूट्स को क्या करते हैं, पेरेंट प्लांट से ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं। एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल कौन कौन होते हैं? डिस्पर्सल इज कैरीड आउट बाय विंड, वाटर, एनिमल्स एंड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। अब ये जो डिस्पर्सल होता है विंड के द्वारा भी होता है, वाटर के द्वारा भी होता है, एनिमल्स के द्वारा भी होता है, और इवन कई बार फ्रूट फट जाता है और उससे भी उसका बीज दूर गिर जाता है। द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन सीड्स एंड फ्रूट्स उसमें मदद करते हैं सीड के डिस्पर्सल में। सीड ऑफ कॉटन, मदार एंड हिप्टेज, ये जो है ये विंड के द्वारा उड़ के चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये लाइट होते हैं एंड हैव हेयर और विंग्स। इनके अंदर क्या होता है, कुछ बाल जैसे चीज़ें होती है, हम बोल सकते हैं विंग्स होते हैं। सो दे कैन ईजिली कैरिड बाय विंड, तो हवा से ऐसे उड़ के चले जाते हैं। वाटर से कौन जाता है बह के, कौन सा सीड जाता है? द लोटस फ्रूट हैज़ अ स्पॉन्जी पार्ट। उसका लोटस फ्रूट का जो है बहुत ही स्पॉन्जी सा पार्ट होता है। एंड द कोकोनट हैज़ अ फाइब्रियस आउटर कवरिंग टू इनेबल दैम टू फ्लोट ऑन वाटर। इसकी वजह से वो पानी में तैर के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एनिमल्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल ईट फ्रूट्स लाइक चेरीज, मैंगोज एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। हम लोग चेरी खाते हैं, हम मैंगो खाते हैं और उनके बीजों को इधर उधर फेंक देते हैं। सम सीड्स हैव हुक्स
और स्पाइन्स मतलब कांटे से होते हैं उनमें। तो दे गेट स्टक टू द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल। कई कई जानवरों के बॉडी पे कुछ बाल जैसे चीज़ें होती है, तो बाल में वो अटक जाते हैं और वो एक दूसरे जगह जब एनिमल जाएगा तो वो बीट बीन के साथ चला जाता है। बर्ड्स स्वैलो सम सीड्स, बर्ड्स जो होती हैं वो कुछ सीड्स को निगल लेती हैं, विच कम आउट अनचेंज इन देयर ड्रॉपिंग। और जब वो पॉटी करती हैं तो उनकी ड्रॉपिंग्स में ही वो सीड एज इट इज़ निकल आता है। एक्सप्लोजन की बात करें यानी फट जाना। सम फ्रूट्स लाइक पीस इन अ पॉट बर्स्ट ओपन, वो एकदम फट जाता है। और एक्सप्लोड व्हेन ड्राई, या फिर जब वो सूखा होता है तो वो फट जाता है, एक तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन मदद करता है, जैसे ज़ोर से फटा तो वो कहीं स्कैटर होकर वो सीड दूर गिर जाएगा। न्यू प्लांट्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब सारे के सारे प्लांट तो सीड से नहीं उगते, कुछ दूसरे पार्ट से भी उगते हैं। बिसाइड्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो करते हैं सर्टेन अदर पार्ट से। जैसे कोई कोई का रूट से ग्रो कर जाता है, कोई स्टेम से, कोई लीव्स से, यह है ना। और पेरेंट प्लांट की पत्तियों से भी एक्चुअली में प्लांट नए उग सकते हैं। सम प्लांट्स लाइक रोज, शुगर केन एंड हिबिस्कस जो है वो ग्रो करता है स्टेम कटिंग से। आप एक शाखा लीजिए, उसको काट के दूसरी जगह लगाइए तो ये ग्रो कर जाता है। शुगर केन है, रोज़ है, ठीक है। द पटाटो इज़ अ स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड। पटाटो भी एक तरीके का स्टेम की है जो अंडरग्राउंड ग्रो करता है। उसकी बड्स होती हैं जिसको हम आइज़ बोलते हैं। एक पटैटो लीजिए, उसके ऊपर देखिए थोड़े दिनों बाद ऐसे बड्स आ जाती है, उसको हम आइज़ बोलते हैं। तो एनी पार्ट ऑफ द पटैटो दैट हैज़ बड्स ऑन इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब पटैटो का वो पार्ट जिसमें बड हो आप काट के लगा दीजिए कहीं पे भी, वहाँ से प्लांट निकल आएगा। ओनियन एंड जिंजर आर ऑल्सो, ओनियन और जिंजर भी अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो, जहाँ से नया प्लांट निकल आता है। स्वीट पटाटोज एंड कैरेट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स whose root can grow into new plants। तो स्वीट पटाटोज़ हैं, कैरेट्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं उन प्लांट्स के जिनकी रूट्स जो हैं वो ग्रो कर जाती हैं नए प्लांट्स में। द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक द बोरोफिलम कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। पत्तियाँ, प्लांट्स जैसे बोरोफिलम, उनकी पत्तियाँ भी ग्रो कर जाती हैं नए नए प्लांट्स में। Crops and vegetables, plants of one kind grown in a particular area or region during a particular period are called crops। देखो ऐसे प्लांट जो कि ग्रो करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर उनका पीरियड होता है, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन होता है कि वो वहीं उगेंगे, तो उनको हम कहते हैं फसल है, वो क्रॉप है। फार्मर्स ग्रो करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट सीजन्स में। क्रॉप्स लाइक वीट एंड ग्राम ग्रो होती है नवंबर टू अप्रैल में, जिसको हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं, या फिर हम विंटर क्रॉप भी बोल सकते हैं उसे। क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, और उन्हें हम मानसून क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा आर खरीफ क्रॉप्स। वेजिटेबल्स लाइक द कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन एंड पी, ये ग्रो करते हैं विंटर सीजन में। वेजिटेबल्स लाइक द ब्रिंजल, पम्पकिन एंड गॉड, ये ग्रो करते हैं समर में। लौकी खाते हो ना समर में। डिफरेंट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स, अलग अलग प्लांट अलग अलग क्लाइमेट में ही नहीं ग्रो करते हैं सीजन्स में, बट ऑल्सो रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, बट इनको अलग प्रकार की मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। इफ़ वी नो द कंडीशंस दैट आर सुटेबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई किस प्लांट के लिए जर्मिनेशन के लिए कौन सी कंडीशन ठीक है, वी कैन ग्रो बेटर क्रॉप्स, तो हम बेटर क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। राइस एंड जूट ग्रो इन क्लेई सॉइल, राइस और जूट जो हैं वो क्लेई सॉइल में अच्छा ग्रो करते हैं। विच होल्ड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, तो उनमें बहुत सारा पानी उनको चाहिए होता है, ये बहुत सारा पानी होल्ड करके रखते हैं। दैट इज़ वाई मोर राइस इज़ ग्रोन इन एंड अराउंड वेस्ट बंगाल, तो राइस बहुत ज़्यादा उगता है बच्चों वेस्ट बंगाल की साइड। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो वीट इज़ ग्रोन इन सैंडी एंड इरीगेटेड सॉइल, जो गेहूँ हैं वो रेतीली भूमि में और बहुत ज़्यादा जिसमें इरीगेशन किया गया हो, सिंचाई की गई हो, पानी डाला गया हो, तो वहाँ उगता है। लाइक irrigated soil of Punjab and Uttar Pradesh। ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल, ज्वार और बाजरा सैंडी सॉइल में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। और वो कहाँ होता है, दैट इज़ इन राजस्थान। कॉटन ग्रोज वेल इन द ब्लैक सॉइल, कॉटन ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में। टी प्लांट्स नीड मॉइस्ट सॉइल, अब जो चाय का पौधा होता है उसको मॉइस्ट सॉइल चाहिए, मिट्टी मतलब हल्की गीली गीली रहे। एंड ग्रो ऑन द स्लोप्स ऑफ हिली एरियाज, स्लोप्स कैसे होते हैं, जैसे ये हिली एरियाज है तो ऐसे ऐसे स्लोप्स बनाए जाते हैं और उसमें ये उगते हैं, मतलब ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर ये प्लांट ऐसे लगाए जाते हैं। लाइक असम में द नीलगिरी एंड दार्जिलिंग, ये जगहें दे रखी हैं। कोकोनट ट्रीज ग्रो करते हैं कोस्टल एरियाज में, यानी कि समुद्र के आसपास, लाइक इन केरला और लाइक गोवा। मेज ग्रोज वेल इन द ड्राई सॉइल, मक्का जो होती है वो सूखी मिट्टी में अच्छे से ग्रो करती है, ठीक है। ड्राई सॉइल ऑफ द प्लेन्स और हिल्स कहीं भी चलेगा, बट वो ड्राई सॉइल होनी चाहिए। ओनियन एंड ग्राउंड नट नीड वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल,
ओनियन और ग्राउंडनट जो होता है उसको बहुत अच्छे से ऐसी सैंडी सॉइल चाहिए जिसमें पानी ड्रेन हो जाए, पानी रुके नहीं उसके अंदर। एग्रीकल्चर की बात करें तो प्लांट्स नीड टू बी ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। भाई इतनी बड़ी कंट्री है तो सबको खाना खिलाने के लिए हमको लार्ज स्केल पे प्लांट्स को ग्रो करना पड़ता है। इसी को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी कि बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ उगाना एग्रीकल्चर, खेती करना कहलाता है। मैन्योर इज एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। आप खाने मतलब जो आप फसल उगाते हो ना बच्चों, उसमें खाद डाली जाती है जिससे कि प्रोडक्शन अच्छा हो जाए। फर्टिलाइजर्स, ये केमिकल खाद है एक तरीके की, लाइक यूरिया, सल्फर, फॉस्फेट, अमोनियम, सल्फेट एंड नाइट्रेट, ये सब ऐड किए जाते हैं सॉइल के अंदर। हाउ एवर ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स तो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं फॉर द सॉइल एज वेल एज फॉर द क्रॉप्स। तो ओवर यूज़ नहीं करना है फर्टिलाइजर्स का। फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट यूज़, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हेल्दी एंड राइप सीड्स को फॉर सोइंग। प्रिपेयर करें हम सॉइल को प्रॉपरली, ऐड करें उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, इरीगेट करें यानी पानी डालते रहें सॉइल में, यूज़ करें इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, दीज आर केमिकल, ये केमिकल्स होते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। इससे क्या होगा, इंसेक्ट्स और पेस्ट वगैरह, चूहे वगैरह, गिलहरी वगैरह दूर रहेंगे। ठीक है, ये स्प्रे किए जाते हैं स्टैंडिंग क्रॉप्स पे। इफ़ स्प्रेड प्रॉपरली दे प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय पेट्स, तो पेस्ट इनको ख़राब नहीं कर सकते। हाउएवर टू मच ऑफ, आप बहुत ही सारा डाल देंगे तो ख़राब हो जाएगा। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कैन हार्मफुल टू अवर हेल्थ, तो बहुत ज़्यादा यूज़ है तो हमारी हेल्थ को ही ख़राब करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स, वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप अगेंस्ट, हमें अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना होता है किस किस चीज़ से, भाई ग्रेजिंग एनिमल से, ऐसा ना हो कि गाय आए या गोट आए और वो आके खा जाए। पेस्ट जो होते हैं, जैसे कि लॉक्टस है, बीच में बहुत हुआ था, टिड्डियों ने आक्रमण कर दिया था, ग्रासोफर हो गया, ये कैटरपिलर्स हो गए, तो ये फसल को कई बार ख़राब कर देते हैं, तो इनसे भी हमें बचाना होता है। डिसीजेज से प्लांट में कोई बीमारी ना लग जाए तो उससे भी हमें बचाना होता है। बिगर एनिमल्स कैन बी कैप्ट अवे बाय प्रॉपर फेंसिंग, आपको अपने खेत के किनारे किनारे फेंसिंग करनी होती है, यानी कि चाहे आप लोहे के तार लगाओ, झाड़ उगाओ, नहीं तो फिर क्या होगा, अंदर आ जाएंगे एनिमल्स और आपका खेत खराब कर देंगे। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड, आपने हार्वेस्ट कर ली, फसल काट ली, अब उस जो ग्रेन आपका उगा है उसको तो अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मॉइस्चर की वजह से वो सारा खराब हो जा सकता है। दे हैव टू बी कैप्ट सेफ फ्रॉम द रैट्स, मोल्स, बर्ड्स, उनको आपको इन सब से बचाना होगा, स्क्वायरल्स, इंसेक्ट से। सो दे मस्ट बी स्टोर्ड इन एयर टाइट स्टील्ड कंटेनर, सील कंटेनर में उनको सील किया हुआ, मतलब जिसमें हवा नहीं जाए, उस पर रखना चाहिए। प्लांट्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड्स लव एंड केयर, प्लांट्स को भी दूसरे लिविंग थिंग्स की तरह नीड, मतलब उनको लव चाहिए, उनको केयर चाहिए। अंडर फेवरेबल कंडीशन वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अ गुड क्रॉप ऐड करता है वेल्थ ऑफ अ कंट्री, मतलब आपकी कंट्री में पैसा आएगा ना, अगर बहुत सारा आप अच्छे से क्रॉप ग्रो करोगे तो वो बाहर भी बिकने के लिए जाएगा, आपके देश में भी कोई कमी नहीं होगी, तो इसीलिए वो ऐड करता है वेल्थ हमारी कंट्री में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कौन से स्कूल से हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।